अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी ज्वाइन किया। अब्बासी साहब, आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। 11 अगस्त 2020 मरीम नवाज़ की नैब पेशी के बाद हम देख रहे हैं कि नून लीग मुसलसल पाकिस्तान की सियासत में लाइमलाइट में आती जा रही है। निज़ामी साहब, आप दीगर मामलात पर भी बात करेंगे, लेकिन ये मरियम साहिबा की वो पेशी, फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब का मुतहर्रिक होना, दीगर सियासतदानों से राब्ते करना, फिर आज नून लीग ने वाइट पेपर भी जारी किए हुकूमती कारकर्दगी पे। तो ये कोई क्या लग रहा है आपको कि ये कोई बड़ी सीरियस किस्म की मूव है, कोई मज़ामत पॉलिसी फिर से उजागर हो रही है? अगर सीरियस नहीं थी तो हुकूमत ने अपनी बौखलाहट की वजह से इसको बहुत सीरियस बना दिया कि मियाँ नवाज शरीफ तो मेरे साथ माह नवंबर में चले गए थे जी, और अब से लेते अब तब तक खामोश थे, लेकिन अब एकदम पीटीआई की सारी मशीनरी एक फ़ाल हो गई कि जी उनको वापस लाना है। फवाद चौधरी साहब अपनी डफली बजा रहे हैं, शिबली फराज साहब तो मजबूर हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं, शेख रशीद पेशन गोइयाँ कर रहे हैं हस्ब आदत। तो मेरे ख्याल से ये सवाल अब्बासी साहब से पूछता हूँ, अब्बासी साहब क्या नज़र आ रहा है आपको कि ये मियाँ नवाज शरीफ को तो गए हुए काफ़ी अर्सा हो गया, कोई ख़ास सरगर्मी नहीं थी इनको वापस बुलाने के सिलसिले में? नहीं, मियाँ साहब को ये 8वां महीना है और उसमें जब यहाँ से गए हैं तो रिपोर्ट्स बड़ी वाज़ेह थी और जो उनकी सेहत को ख़दशा बड़ा वाज़ेह था। हुकूमत ने एक नहीं कम से कम 4 मुख्तलिफ टीमें भेज कर, जिसमें निजी टीमें भी शामिल थी, शौकत खानम की टीमें भी गईं। नहीं, ये भी थे फैसल सुल्तान जी, वही शौकत खानम के लोग भी गए। तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल अगर हुकूमत रोकेगी तो फिर जब अदालत ने कहा कि जनाब ये फिर हुकूमत जिम्मेदारी उठाए, उसके बाद फिर हुकूमत मजबूर होकर उन्होंने ECL से नाम हटाया। अदालत तो पहले भी इजाज़त दे चुकी थी। अब उनके 3, जहाँ तक मुझे इल्म है, 3 सर्जिकल इंटरवेंशन होनी है। वहाँ पर कोविड की वजह से सर्जरी नहीं हो रही, उनको डॉक्टरों ने स्टेबलाइज़ किया है, वो चलते फिरते भी हैं और ये चलना फिरना भी जो डेली चहलकदमी है उनके इलाज का हिस्सा है, जिसके मुख्तलिफ फ़ोटो लेकर कभी एक वज़ीर उठा रहा होता है, दूसरा वज़ीर उठा रहा होता है। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ कि अगर आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मियाँ नवाज शरीफ को वतन वापस आना है तो हम उनसे गुजारिश करेंगे वापस आ जाएँ, लेकिन ये इखलाकी तकाज़ा है, हक़ का तकाज़ा है कि एक आदमी जिसका इलाज होना है, इलाज की वजह से वहाँ पर हैं, वो इलाज करा कर ही वापस आएंगे। तो कोई ऐसा कानून नहीं है जो एक बीमार आदमी को वहाँ से वापस भेज सकता है। अब सर, ये जो आपने इंटरवेंशन का 3 हुई हैं, ये उनके नवंबर से लेके अब तक हुई हैं? नहीं, होनी है। देखें ना, पहले जब यहाँ से गए तो हालात उनकी बहुत तबीयत ख़राब थी, तो 2-3 महीने लगे स्टेबलाइज करने में मुख्तलिफ ड्रग्स के ज़रिए, मुख्तलिफ और तरीक़ों से। अब वो सर्जिकल इंटरवेंशन होनी है एक दूसरे के बाद, जो मुझे इल्म है, तो उसके लिए वक्त दरकार। लेकिन ये मुझे एक सीक्वेंस इवेंट्स नज़र आती है कि 11 अगस्त को मोहतरमा मरियम नैब की पेशी के लिए गई, वहाँ जो हंगामा, वो आप भी थे वहाँ जी, और एक मीडिया इवेंट हुकूमत ने अपनी नालायकी की वजह से क्रिएट कर दिया। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी तवील खामोशी जो है वो तोड़ी और उन्होंने कुछ बयान तो नहीं इतना, लेकिन अपने जैसे दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। उन्होंने मौलाना फजल रहमान से रब्ता इधर उधर, और एक आध दफ़ा उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया। तो इसके बाद एकदम लगता है कि जैसे जब तक मियाँ नवाज शरीफ खामोश थे तो कोई इस किस्म का तासर था कि वो बाहर ही रहे तो बेहतर है, लेकिन एकदम हुकूमत क्यों बौखला गई है इतनी कि वो फवाद चौधरी साहब ऑप्शंस दे रहे हैं कि वो आएंगे तो जेल जाएंगे या NRO लेंगे और प्री बार्गेनिंग करेंगे। तो ये क्या इसके पीछे कोई हुकूमत की नर्वसनेस है? देखिए, हुकूमत नाकाम हो चुकी है, हुकूमत काम कर नहीं सक रही, अवाम मुश्किल में है, तकलीफ़ में है। अब अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मुख्तलिफ यहाँ पर सर्कस के तमाशे लगाए जाते हैं।
कभी एक वज़ीर आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर सबसे बड़ा इशू आज पाकिस्तान का मियाँ साहब को वापस आना है तो उन्हें गुजारिश करें, वो खुद ही आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। वो पहले भी, ये हम सब भूल जाते हैं कि आज से 2 साल पहले जुलाई के महीने में जब कन्विक्शन हुई, वो लंदन से ही वापस पाकिस्तान आए थे और जेल चले गए थे। जो उनके केसों की हकीकत है वो भी आज पाकिस्तान के अवाम के सामने अयां हो चुकी है। जिस तरह कन्विक्शन ली गई वो भी आज हर पाकिस्तानी जानता है कि एक जज को ब्लैकमेल करके मियाँ साहब को कन्विक्ट किया गया। ये हकाइक हैं। अब मियाँ साहब जितने मुतहर्रिक आज हैं, इतने पहले भी थे। उनके राब्ते मुख्तलिफ पोलिटिकल लीडर से होते रहे हैं, जेल से भी होते रहे हैं, जब घर पर थे वहाँ से भी होते रहे हैं, और लंदन में कम हुए क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। ख़ासतौर पर जब कोरोना वहाँ ज़्यादा फैला हुआ था, जी, तो उस वक्त तो बिल्कुल डॉक्टरों की तरफ से उनका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया था। तो ये हकाइक हैं सारी बात के। हुकूमत अपने गुनाहों पर, अपनी नाकामियों पर पर्दापोशी कर रही है सारे मामले से। लेकिन जो बरतानिया के साथ हमारे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी तो है नहीं कोई, तो ये क्या कोशिश कर देंगे, किस तरह वापस लाएंगे उनको उनकी मर्जी के बगैर? देखिए, ये वज़रा ना किसी को पता है, जिसका काम नहीं है, कोई रेलवे का वज़ीर है, कोई साइंस टेक्नोलॉजी का वज़ीर है, वो बयान, यहाँ हर आदमी को बयान देने का शौक़ है। तो इंटीरियर मिनिस्टर बताएं कि क्या तरीका है। कोई ऐसा तरीका नहीं है। कोई मुल्क भी एक शख्स जिसकी जान खतरे में हो, जो बीमार हो, उसको इस तरह एक्स्ट्राडाइट नहीं करता। ये बात बड़ी वाज़ेह है। लेकिन वो अभी भी हुकूमत ये तासर दे रही है कि जी वो गलत रिपोर्टों की बेसिस पे चले गए, और जिन लोगों की पहले इंक्वायरियाँ हो चुकी हैं, नैब तक ने उनके अकाउंट्स फरोले हैं, अब दोबारा कह रहे हैं कि जी हम इंक्वायरी करेंगे। क्या ये हुकूमत इतनी को बौखला गई, क्या वजह है? ये हुकूमत तो बौखलाई हुई है ना, क्योंकि किस वजह उससे काम तो हो नहीं रहा। हुकूमत कोई 2 साल में पाकिस्तान की मईशत को इसने तबाह कर दिया, बेरोज़गारी में इजाफा कर दिया, महंगाई में जो इजाफा हुआ है उसकी कोई मिसाल नहीं है पाकिस्तान की तारीख में। 35 रुपये का आटा आज 75 रुपये पे पहुँच गया। 53 रुपये की चीनी 110 की बिक रही है। 30% बिजली में इजाफा, 140% गैस में इजाफा। जी। आप कोई चीज़ ले लें, मईशत की हालत देख लें। इस वक्त हम 15 अरब रुपया योमिया, 15 अरब रुपया योमिया पाकिस्तान के कर्ज़ों में इजाफा हो रहा है। जब से हुकूमत आई है हर रोज़ 15 अरब का इजाफा हुआ। सर्कुलर डेट जो है 120 करोड़ का डेली इजाफा हो रहा है। हमारे ज़माने में 18 करोड़ का इजाफा हुआ योमिया, आज 120 करोड़ है। तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई मुस्बत बात नज़र आए। तो हुकूमत अब यही तमाशे लगाकर, कभी कहते हैं NRO, आज वज़ीर आज़म भी कहते हैं NRO। मैं वज़ीर आज़म से पूछता हूँ उसको पता है NRO है क्या या था क्या? वो एक आमिर ने एक ऑर्डिनेंस जारी कराया, उसके ज़रिए वो लोगों को दबाता था, कहता था अच्छा ये मैं करता हूँ रिलीफ। मुझे खुद NRO ऑफर किया गया मुशर्रफ के ज़माने में। अच्छा। उस पर केस था नैब का। मुझे जज ने अदालत में कहा, उसने कहा जी NRO आ गया है, इसका इतलाक आपके केस पे होता है। मैंने कहा नहीं, आप रहने दें, आप केस चलाएं। उसके बाद वो 3 साल केस चलता रहा। उसने कहा मैं आज केस आपका ख़त्म कर दूंगा, आप ये NRO का इतलाक आपकी केस पे होता है। मैंने कहा चलने दिया 3 साल, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से बरी हो गए। तो ना NRO ये कोई हुकूमत, जमहूरी हुकूमत दे सकती है, ना कानून में गुंजाइश है, ना कोई चाहता है। इमरान खान अपने NRO को अपने पास रखे और अपने वजीरों को दे जिनको ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा जी फैसल साहब। जी निज़ामी साहब, मैं अब्बासी साहब से ये जानना चाह रहा था, NRO की बात हो रही है। बाबर अवान साहब फरमाते हैं कि ये जो अपोजिशन कहती है कि हमने इमरान खान साहब से NRO मांगा कब है, वो कहते हैं कि आपने अर्जियां लिख के भेजी हैं प्राइम मिनिस्टर को, और उसकी एक सूरत ये है कि एक कानून की 38 में से 34 शिकें निकालने की आपने तजवीज़ दे दी। तो ये बात कितनी सच है कि क्या NRO के लिए वज़ीर आज़म को कोई ख़त लिखा गया, कोई पेशकश की गई? देखिए, झूठ बोलने में खर्चा तो कोई नहीं होता ना। यहाँ तो वज़ीर आज़म भी झूठ बोलता है, पूरी कमीना झूठ बोलती है, असेंबली में झूठ बोलते हैं। किसी ने अर्जी दी है तो अवाम के सामने रख दें किसने अर्जी दी है, किस केस में अर्जी दी है। NRO तो केस में होता है ना, कौन से केस में अर्जी मांगी गई है बता दें, कोई बड़ी मुश्किल बात तो नहीं है। बाबर अवान साहब कई हुकूमतों की खिदमत कर चुके हैं, मुशर्रफ साहब की भी की है, पीपल्स पार्टी की भी की है, अब इस हुकूमत की कर रहे हैं। आज गुलाम सरवर खान साहब ने जी गौरव शादी की है। उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों ने मुल्क को लूटा
अच्छा, वो वाजिबुल कत्ल हैं और 35 साल से जिन्होंने लूट मार की है। तो ये तो बड़ा संगीन किस्म का एक तरह से उन्होंने फतवा ही दे दिया निज़ामी साहब। क्यों वाजिब साहब, ये क्या तबसरा आपका इस पर? मैं कहूँ कि वाजिबुल कत्ल इल्ज़ाम लगने से पहले हैं या उसके बाद हैं? मैं आपको हकीकत से बताता हूँ, अगर ये इसका आप इतलाक कर दें, ये काबीना खाली हो जाएगी। मैं आपको बिल्कुल मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा, मैं नाम लेके कह सकता हूँ, मैं नाम लेना नहीं चाहता। इस बात के इतलाक आप इस काबीना पर कर दें, वज़ीर-ए-आज़म भी फारग हो जाएगा, इसके वज़ीर भी फारग हो जाएंगे, पंजाब का वज़ीर आला फारग हो जाएगा, उसकी सारे वज़ीर फारग हो जाएंगे, सारी PTI फारग हो जाएगी। इतलाक कर दें, ये शौक है, ये भी पूरा कर लें। ठीक है, ये आज आप लोगों ने वाइट पेपर जारी किया, जी आप भी मौजूद थे वहाँ। जी। अभी आपने कुछ एदाद व शुमार भी बताया। इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने खारजा पॉलिसी को नाकाम करार दिया अपनी, और मियाँ शहबाज शरीफ की भी इस लिहाज से रूनुमाई हुई कि उन्होंने भी बड़ी फ्रंट फुट पे इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसको एक्सपोज किया। तो अब मसला ये है कि कुछ समझ में नहीं आ रही कि PMLN एक किस्म का जमूत का शिकार लगती है कि वाइट पेपर तो हो गया, शहबाज शरीफ साहब ने भी कर दिया, लेकिन अमली तौर पे जो APC ईद के बाद होनी थी, अब महीना हो गया तकरीबन, अब वो मुहर्रम के बाद चली गई है, और तब भी शायद ना हो पाए। नहीं, APC की ज़रूरत है और जल्द होनी चाहिए, क्योंकि APC में से एक मुतफ़िका लाएमल अपोजिशन का आएगा, और अब वो वक्त आ गया है कि बजाय हर अपोजिशन जमात अपने प्लेटफॉर्म से बात करे, तो APC के प्लेटफॉर्म से एक मुतफ़िका लाएमल के तहत बात होनी चाहिए। पहले कुछ मुख्तलिफ व्यू पॉइंट थे कि मुल्क में क्या हो रहा है, उसका हल क्या है, जमहूरियत को क्या ख़तरात लायक हैं, लेकिन आज इस बात पर सारी अपोजिशन मुत्तफ़िक है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, अवाम की तकलीफ़ में इजाफ़ा हो रहा है, और आज हम पर लाजिम है कि जमहूरी अमल के अंदर रहते हुए तमाम वो स्टेप्स अपनाएं जिससे अवाम को रिलीफ मिल सके। जी ठीक है। मौलाना तो अपना अपडेट की अलग मस्जिद बनाने लगे हैं। वो कहते हैं कि जी हम -PPP और PMLN अपोजिशन का अलायंस बनाएंगे। नंबर 1 के आया ये इसका मैसेज कोई गलत नहीं जाता, और क्या ऐसा कोई अलायंस जिसमें मुल्क की 2 मेन स्ट्रीम अपोजिशन जमातें शामिल ना हो, वो कामयाब भी हो सकता है? नहीं, मौलाना साहब एक तजर्बाकार सियासतदान है, बहुत ज़ीरक इंसान है, तो उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसमें शायद कुछ वज़न हो, क्योंकि माजी में हमेशा ये बात रही है। मौलाना साहब का एक सख्त स्टांस पहले दिन से रहा है। उन्होंने कहा था कि असम्बली में मत जाया जाए, लेकिन बड़ी जमातों ने ये महसूस किया कि हम जमहूरी अमल को चलाने के लिए इस मुतनाज़ा इलेक्शन के बावजूद भी शामिल होते हैं। हम हुए, हमने इस अमल को चलाने की कोशिश की, अब ये अमल नाकाम हो चुका है। मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात बिलों के हवाले से भी रहे हैं, लेकिन हमने ये समझा कि जो कौमी सलामती के मामलात हैं उसमें 2 राय नहीं होनी चाहिए। फैटफ की बिलों को हमने बेपनाह अमेंडमेंट्स के बाद जो मुल्क के मफाद में थी, हमने उनको सपोर्ट किया। तो ये अब उनके इख्तलाफात तहफ़्फ़ुज़ात यकीनन हैं, लेकिन सियासत में ये सब चीज़ें दूर होकर एक बड़े मकसद के लिए। ठीक है, अब भाई साहब एक ब्रेक। मौलाना साहब इंशाल्लाह हमारे सिर्फ सफ़ों में शामिल नहीं होंगे, इस एफर्ट को लीड करेंगे। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये तो दलील बहुत घिसपिट गई है कि जमहूरी अमल को डिरेल नहीं होना देना चाहते, तो मौलाना के जो डिमांड्स हैं शायद उस पर पूरी तरह अमल नहीं हो सकता, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो अपने स्टेक्स हैं, स्टेक्स बचाने के लिए मौलाना को जो झंडी करवाई जा रही है, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब ने अब्बासी साहब से ब्रेक से पहले पूछा था कि मौलाना जो अपना एक अलहदा से सिलसिला शुरू करने लगे हैं। अब्बासी साहब, मान लिया बड़ी जमातें हैं, आप लोगों ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और इस अमल को आप डिरेल नहीं होने देना चाहते, ये बातें एक तरफ, लेकिन कुछ आपके जो मुखालिफिन और नाक़दीन हैं वो ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का अपना स्टेक है, उनकी हुकूमत है, ज़ाहिर है वो भी एक सिलसिला चल रहा है। नून लीग जो अपनी पॉलिसी बदलती है, मौलाना को कभी क्या कहा जाता है, कभी क्या तसल्ली दी जाती है, उसके पीछे नून लीग के भी कुछ
उनकी क़यादत के ज़ाती स्टेक्स हैं। तो ज़रा इसको क्लियर कर दें, अगर स्टेक्स हैं तो वो क्या हैं? देखिए, कोई ज़ाती स्टेक नहीं है। ज़ाती स्टेक किसको आप कहते हैं कि हमें कोई केसेस से रिलीफ मिल जाएगा? आप ये देख लें, आज 2 साल इस हुकूमत को हो गए हैं, उससे पहले 9 साल मुशर्रफ साहब लगे रहे, उनको कोई करप्शन नहीं मिली। इस हुकूमत के पास हमारी हुकूमत का 5 साल का रिकॉर्ड मौजूद है, आज तक एक केस किसी पर नहीं बना सके क्योंकि करप्शन हुई नहीं है। मैं इस हुकूमत की करप्शन आपके सामने रख सकता हूँ। जितनी करप्ट ये हुकूमत है, पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं है। और आज ये हकीकत है कि सिर्फ अपनी करप्शन छुपाने के लिए दूसरों पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाते हैं। मुझे बता देना, 2 साल में कोई केस बन पाया? शहबाज शरीफ पर बन पाया, नवाज शरीफ पर बन पाया, मुझ पर बन पाया? पूरी नैब लगी रही, पूरी हुकूमत लगी रही, हर किस्म के किराए के वजीर लाए गए, कुछ नहीं मिला क्योंकि है नहीं। आज सिर्फ चीनी के स्कैंडल में 250 अरब रुपया खाया जा चुका है पाकिस्तान की आवाम का, सीधा डाका है उनकी जेब में। 53 रुपये की चीनी 110 की बिक रही है। 57 रुपया किसकी जेब में जा रहा है, किसकी मदद से जा रहा है? इसका कोई जवाब है? तो हमने किसी को कभी लारा नहीं लगाया, किसी को हमने नहीं कहा कि मौलाना साहब से यकीनन इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन जमहूरी अमल पर कोई इख्तलाफ नहीं है। और जमहूरी अमल, मैं इसको घिसी पिटी बात नहीं समझता। हमने बड़ी मार खाई है। आज जो हम मार खा रहे हैं, जो हमारे मुश्किलात हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि मुल्क में जमहूरी अमल ना इस्टेब्लिश हो सका। हम 10 साल चलते हैं, 10 साल फिर पीछे जाते हैं। जी ठीक है। तो उसके लिए हमारी कोशिश है कि हम इस मामले से बच सकें। ये मतलब ये जो एक आम जो परसेप्शन है ना पब्लिक में, वो ये है कि आप भी और पीपल्स पार्टी के भी नैब के केसों में जकड़े हुए हैं, बहुत कई किस्म के प्रेशर हैं, इसलिए आप एक हद से आगे जाने में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसीलिए आप मौलाना की जो हार्ड लाइन है, आपके मुकाबले में हार्ड लाइन है ज़्यादा, वो सड़कों पे आने को तैयार हैं, आप नहीं हैं फ़िलहाल। और कोई कहते आप ये हैं कि हम तो अब किश्तियाँ जला चुके हैं, लेकिन अमली तौर पे ये एक परसेप्शन है। फिर इसके साथ मज़ीद जो एक मसला है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी अपनी जो पॉलिटिक्स है, अगर वो PMLN के सदर हैं तो जो PMLN की पॉलिटिक्स है वो नीम दरू नीम बरू है। तो ये जो ग्रे एरियाज हैं इनको क्यों नहीं क्लियर करते आप? नहीं, देखिए, बिल्कुल हर एक की अपनी राय है। मौलाना साहब का शुरू के पहले दिन से एक हार्ड स्टांस रहा है, लेकिन सड़क पे आने का हर रोज़ आप सड़क पे नहीं आ सकते, उसका एक वक़्त होता है। इसीलिए उस वक़्त का तयन, शायद वो वक़्त आ चुका है, उसके तयन के लिए APC ज़रूरी है। यही बात हम कर रहे हैं। शहबाज साहब का अपना एक मिजाज है, लेकिन जब वो बोलते हैं, जमात बोलती है, तो ये जमात की राय होती है, एक शख्स की राय नहीं होती, सदर की अपनी राय नहीं होती। वो मुशावरत करके जो जमात की राय होती है उसको आगे फैलाता है। भाई साहब क्या मजाज है शहबाज शरीफ साहब का? नहीं, शहबाज शरीफ साहब का एक मुख्तलिफ मिजाज है। वो सूबे में रहे हैं, वो सूबे में उनके अपने एक तरीका था सूबे को चलाने का। सूबे में एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ होते हैं, मरकज़ के अंदर इशूज़ डिफरेंट किस्म के हैं। अपोजिशन की पॉलिटिक्स मरकज़ की ओर होती है, सूबे की ओर होती है। दूसरा, उनकी सेहत का भाई मामला रहा है। कोविड के अंदर पहले वो लंदन में थे, अब वापस आए हैं, कोविड का इशू भी रहा है, तो वो चला रहे हैं पार्टी को। मेरे ख्याल अब आप ज़्यादा उनको देखेंगे, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना इज़हार राय किया, असेंबली में भी करेंगे और मामले को आगे चलाएंगे। मैंने कहा, हर शख्स का अपना मिजाज होता है, कुछ सख्ती से बोलते हैं, कुछ सख्त रवैया रखते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जमात के रवैये की नुमाइंदगी करते हैं। हाँ, लेकिन इसलिए तो कन्फ्यूजन है ना। अब मसलन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो आपकी नायब सदर है मोहतरमा मरियम नवाज़, उनके मिजाज से किससे मुत्तफ़िक हैं या सदर साहब के यानी शहबाज शरीफ साहब के मिजाज से मुत्तफ़िक हैं या दोनों से मुत्तफ़िक हैं? नहीं, मैं पार्टी के जमात से के मिजाज से मुत्तफ़िक हूँ, क्योंकि बात तो पार्टी के मिजाज की हो सकता है। मेरे मिजाज में सख्ती हो, आपके मिजाज में नरमी हो, ये दोनों मिजाज मिल के एक जमात का मिजाज बनता है। मुस्लिम लीग का हमेशा एक मिजाज रहा है, वो इफ़ाम व तफ़हीम का रहा है, वो मुल्क को चलाने का रहा है, वो शासकी की सियासत का रहा है। हम उसी पर चल रहे हैं, लेकिन
हमने जहाँ पर जो कुर्बानी मुस्लिम लीग ने 85 के बाद दी है, कोई जमात नहीं दे सकी। हमें हमेशा इल्ज़ाम लगाया जाता है पिछले 35 साल में सिर्फ 10 साल मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की है, 25 साल दूसरे लोगों ने की है, वो उसके जवाबदेह हैं, हम अपनी हुकूमत के जवाबदेह हैं। हमारा एक मिजाज है हुकूमत करने का, हमने कभी किसी की हद तक नहीं की। आज भी आप देख लें, लीडर्स ऑफ अपोजिशन का नाम लेकर एक किराए का वजीर जो इलेक्टेड नहीं है, वो हाउस में इल्ज़ाम लगा रहा है जी ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, जी ये खा गए हैं, लूट गए। मैं कहा तुम अपनी हैसियत देखो यार, तुम्हारी हैसियत क्या है। तो ये मिजाज पीटीआई का है, ये हमारा मिजाज नहीं है। हम तो बड़ी शायदगी से मुल्क के मसाइल के बारे में उनकी बात करें, हम हाजिर हैं। जी ठीक है। नहीं, वो तो शहजाद अकबर साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनकी ज़बान तो अक्सर फिसल जाती है। कल परसों भी उसने एक ऐसी बात कर दी जिसका फिर उनको रात को 1:30 बजे उठा के कहा गया कि जी आप इसकी अल्फाज वापस लें अपने। देखिए ये वो लोग हैं, जब हुकूमत जाएगी इन्होंने पहले जहाज़ में चढ़ना, यहाँ से गायब हो जाएंगे। ये वो लोग हैं, इनका इस मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है। ये किराए के लोग रखे हुए हैं दूसरों को गालियाँ देने के लिए। ये हमने ऐसे लोग पहले भी बहुत देखे हैं। ये लोग इस मुल्क के मुखलिस नहीं है, इस मुल्क को तबाह करने के लिए आते हैं। जी जी। अच्छा वाजिद साहब, ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि या कोई सिचुएशन जो इन द ग्राउंड कुछ तब्दील सी होती हुई नज़र आ रही है हुकूमत की हालिया 2-3 ब्लंडर्स के बाद। हुकूमत का 1-2 ब्लंडर तो नहीं है, जब से आए हैं तो ब्लंडर ही कर रहे हैं, बड़े ब्लंडर्स। बड़े। आप फाइनेंस में देखें क्या हुआ, स्टेट बैंक में क्या हुआ, पेट्रोलियम में क्या हुआ, पावर में क्या हुआ। 120 करोड़ योमिया का सर्कुलर डेट है। जी जी जी। आज 120, जब से हुकूमत आई है 1100 अरब इजाफा हो चुका है, पूछने वाला कोई नहीं है। अच्छा, ये वही प्रेमिस से कहा था कि मैं इनका हिसाब लूंगा, हिसाब ले सारे फारिग हो जाएंगे। भाई साहब खुद फारिग हो जाएगा। अब भाई साहब ये सर्कुलर डेट का प्राइम मिनिस्टर का भी हिसाब वो खुद ही फारिग हो। जी जी जी। भाई साहब आपने सर्कुलर डेट का जिक्र कर दिया है। बिल्कुल, ये 2000 अरब से जायद का जो सर्कुलर डेट हो चुका है, हुकूमत ये कह रही है कि जो प्राइवेट बिजली घर हैं उनके साथ मुआहदे रीनिगोशिएट किए हैं और अब ये सर्कुलर डेट में जो इजाफा होता जा रहा है ये कम हो जाएगा। आपकी एक्सपर्टीज़ भी हैं, सर्कुलर डेट इसकी साइंस क्या है ये, क्योंकि 1100 अरब रुपए जब आपने हुकूमत छोड़ी उस वक्त भी था, और ये रीज़न क्या है, ये बनता कैसे है, ये बढ़ता कैसे है, और क्या वाकई मुआहदे रीनिगोशिएट करने से ये कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा? ये पूछे ना वजीर पावर से, ये पूछे ना आप जरा उनसे। कितने वजीर हैं पावर के और वजीर हैं? अल्लाह बेहतर जानता है। 4 तो मैंने गिने थे। जी 4-5 वजीर हैं, काम एक को भी नहीं आता। देखिए बात ये सीधी है कि हमने 9000 मेगावाट बिजली अजाफी ऐड की, जो पाकिस्तान की सस्ती तरीन बिजली है, यानी फी यूनिट जो बिजली की कीमत है उसमें हमने बेपनाह कमी कर दी। उल्टा सुना कि आपने बहुत महंगी कर दी बिजली। बिल्कुल गलत बात है, आपके सामने है ना। आज जो 5000 LNG के प्लांट्स हैं, जो 4000 इसके कोल के प्लांट्स हैं, 1000 मेगावाट लाहौर के इर्द गिर्द 12 साल डीजल पे चलता रहा। जब पाकिस्तान में बिजली 7 रुपए की बन रही थी, वो प्लांट 28 की बनाते थे। आजकल भी तो डीजल पे चले हैं, ये हुकूमत की मेहरबानी है। LNG इंपोर्ट नहीं की हमने। बिल्कुल वो डीजल पे चले। फर्नेस ऑयल के प्लांट जो हमने फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट बंद कर दी थी, वापस शुरू हो गई। ये सब माफियाज हैं। आज हुकूमत और माफिया मिले हुए हैं, ये फ़ायदे हासिल कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि कॉस्ट ऑफ जनरेशन का सर्कुलर डेट से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आपको नेपरा पूरा टैरिफ देता है जिसमें ये सारी कॉस्ट शामिल होती है। आपसे रिकवरी हो नहीं रही। सर्कुलर डेट तो वो है जो आप बिजली डिस्कोस को देते हैं, वो आपको पेमेंट नहीं करते। वो जो गैप है, वो जो फ़र्क है, मैं 100 रुपये की बिजली देता हूँ लेट से ISCO को, मुझे वो 85 रुपये वापस करते हैं, तो 15 रुपये सर्कुलर डेट हो गया। तो ये सर्कुलर डेट आज 120 करोड़ योमिया की रफ्तार से बढ़ रहा है। ये हकीकत है आज हमारी, और ये 100% नालायकी है, और इस नालायकी की जो बुनियाद है वो करप्शन है। तो अब्बासी साहब, अब ये मुहर्रम या आशूरा के बाद गालबन या पूरे महीने के बाद ये APC या उसका नाम कुछ और रख रहे हैं शायद, अब
ये ग्रैंड पार्टी या क्या है? जी, वो जो भी नाम हो, मकसद यही है कि बैठकर सारी जमातें, अपोजिशन की जमातें इकट्ठी होकर मुल्क के मफाद में, अवाम के लिए, असूल इक़्तिदार के लिए नहीं, यकीन करें ये असूल इक़्तिदार की नहीं, लेकिन जानिब आप नहीं है। देखो ना, आप तो मिल बैठ ही नहीं सक रहे ना। नहीं, बैठेंगे। देखिए, हर मैंने कहा ना कि बैठने का एक वक्त होता है। मैं, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो वो वक्त आज था, यानी ये जो रमज़ान के ईद के बाद, ईद के बाद, हाँ, ईद बिल्कुल के बाद वो कहा वक्त भी था, ये क्या था कि ईद के बाद वो होगी। बदकिस्मती से नहीं, जो भी उसकी वजूहत हैं वो नहीं हुआ। अब इंशाल्लाह अशूरे के बाद ये सितंबर में ये बात हो जाएगी और एक मुतफ़िका लाएमल तय हो जाएगा। जी 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 अब्बासी जी साहब। ये जो अब्बासी साहब दोनों बातें अब्बासी कर रहे हैं, इसीलिए जी, मैं अब्बासी साहब ये फैसल है। जी फैसल साहब। जी 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 हाँ, ये तो ऐसा ही है निज़ामी साहब। जी जी। अच्छा, अब भाई साहब आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये सब बातें अपनी जगह हैं। ऑनेस्टली हमें यहाँ बैठ के ये लग रहा है कि आप नहीं चाहते कि ये हुकूमत वक्त से पहले जाए, और कोई मिड टर्म की जो तारीख है वो भी हमारे यहाँ कोई इतनी शानदार नहीं है। लेकिन ये जो मज़ामत की बात हो रही है, नून लीग मज़ामत करेगी, आपके कारकुन भी कुछ चार्ज हुए हैं 11 अगस्त के बाद, क्या लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, कि किस तरीके से मज़ामत होगी? ईवान में तो आप लोग बात कर रहे हैं, आज हमने देखा एक और स्टेप ऐड हुआ कि सारा पैनल बैठ के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये इसी सिलसिले में कुछ चीज़ें बढ़ती जाएंगी? मुझे ये बताएं, आप हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं ना? देखें जी, अगर पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं तो हम हाजिर हैं। और मुझे तो आपकी बातों से यही महसूस हुआ कि आप भी चाहते हैं हुकूमत जाए। नहीं, मैं तो निज़ामी साहब भी चाहते हैं हुकूमत अपनी जमहूरी टर्म पूरी करे जी। और जमहूरी तरीके से ही जाए। अगर जनाब देखिए, जमहूरी, बिल्कुल हम भी जमहूरी तरीके के हक में हैं, लेकिन सड़क भी जमहूरी तरीका है। जब तंग आमद बजंग आमद तो फिर वो होगा। हम वहाँ पर बात नहीं जानी चाहिए, हल उससे पहले निकलना चाहिए। तो हमारी कुछ जिम्मेवारियाँ भी हैं। हुकूमत को सिर्फ हटाने का मकसद नहीं है, मुल्क के मसाइल के हल का मकसद है। और मैं आपको हकीकत से कहता हूँ कि आज शायद नया इलेक्शन भी मसाइल का हल नहीं रहा। आपको पहले तय करना होगा कि मुल्क चलेगा कैसे। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में बात की है, ये आज सारे स्टेक होल्डर्स को बैठकर तय करना होगा हुकूमत चलेगी कैसे। वो मतलब आपका मतलब ये है कि कोई नया निज़ाम लाना पड़ेगा? नहीं, नया निज़ाम नहीं, नए निज़ाम बिल्कुल मत लाएं। यकीन करें, नए निज़ाम की लोग बातें कर रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो पहले भी मुशर्रफ साहब के ज़माने में ये बातें करते थे, आज भी वो बातें शुरू कर दी हैं। आज इनकी कमिटमेंट नहीं है पार्लियामेंट में। जो समझते नहीं हैं, पाकिस्तान सिर्फ एक जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम में आगे बढ़ सकता है, कोई और तरीका नहीं है। इस निज़ाम के अंदर हम सब की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के अवाम की राय का एहतराम करें। इलेक्शन गैर मुतनाज़ा होना चाहिए। लेकिन अब्बासी साहब, मसला यहाँ ये है कि जब वो जो हुक्मरान है वो ये कहते हैं कि जी हम तो इन करप्ट लोगों से हाथ भी मिलाने को तैयार नहीं हैं, यानी एक टेबल पे बैठना तो गुजारा, कौमी असम्बली में भी वो आपसे मुसाफा करने को तैयार नहीं है, तो फिर किस तरह ये कंसेंसस किस तरह हो सकता तो मैं भी उन करप्ट लोगों से बात करने को तैयार नहीं हूँ। और पाकिस्तान के सबसे बड़े करप्ट लोग तो गवर्नमेंट के बेंचेस पर बैठे हुए हैं। नहीं, ये तो ठीक है बात आपकी दलील के तौर पे, लेकिन नहीं, दलील के तो नहीं, आप हिसाब लगा लें ना। जो सवाल आपने मुझसे किए हैं, 2 साल में आप करप्शन को पकड़ सकें। जी आपने जो सवाल मुझसे किए हैं, हुकूमत के वज़रा भी जवाब दे दें और पब्लिक में दें ना। मैंने दे दिए, मैंने लगा दिए ट्विटर पर, देखे पूरा पाकिस्तान देखे मेरे क्या असासे हैं, मेरी क्या आमदन है, मैंने टैक्स दिया ये नहीं दिया। पूरी काबीना का टैक्स ले लें। जो काबीना खुद ना टैक्स देती हो, जो वज़ीर-ए-आज़म ना टैक्स देता हो, वो आप दूसरों को करप्ट कहते हैं। ये अपनी चोरी छुपाने के लिए आज ये इल्ज़ामात लगाते फिरते हैं। आपने तो मुनाजरे का भी उनको चैलेंज दिया हुआ है। मैंने क्या चैलेंज दिया हुआ है? मैं कहा आ जाए। मैंने कहा हुकूमत आपके पास है, मेरे वज़रा थे, मैं था, मैं सबका जिम्मेदार हूँ, मैं 5 साल की जिम्मेदारी उठाता हूँ। लगाए इल्ज़ाम, लगाए, पाकिस्तान के अवाम के सामने लगाए, टीवी लाइव कैमरे पर लगाए, क्या जी ये करप्शन हुई है हुकूमत में। लेकिन जी अब्बासी साहब, ये जो लैक ऑफ कंसेंसस है, चाहे हमारे मुख्तलाफ राय हो, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम वगैरह वगैरह वगैरह, फ्री मीडिया, इस पे भी अगर कंसेंसस ना हो पाए तो फिर किस तरह निज़ाम चलेगा? कंसेंसस आपको ज़हन में चाहिए।
इंसाफ का तकाजा क्या होता है? इल्ज़ाम से सिर्फ बात नहीं बनती, इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचना पड़ता है। इल्ज़ाम साबित ना कर सके, इल्ज़ाम लगा ना सके, माफ़ी मांगनी पड़ती है। ये इखलाकी कदरें होती हैं। जी जी ठीक है, बताइए कि जो आप जो नक्शा खींच रहे हैं तो आपका पैमाना है सब्र कब लबरेज होगा? नहीं, हमें सब्र का बड़ा मादा होता है। अच्छा, ये सियासतदान वाहिद एक ये वो है बरादरी है जिसमें सब्र का पैमाना वो इन्फिनिट होता है, यानी उसकी कोई हद ही नहीं होती, वरना ये आप ये काम ये सियासत नहीं कर सकते। जी जी हाँ, क्योंकि बेहतर यही है कि देखें ना, अगर जो सूरत हाल मुल्क में इस वक्त तेल सड़क पे फैला हुआ है, तिली लगाने की जी, जरूरत है। जी। और आपको भी इसका एहसास है मेरे ख्याल से कि फिर मामला तो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। बिल्कुल, हम यही कह रहे हैं, हम यही बात कह रहे हैं। जी निज़ामी साहब, लास्ट इस पर क्वेश्चन। पानी डालने की जरूरत जी। है, इसको ठंडा करने की जरूरत है, मसले को हल करने की कोई जरूरत है। सेंसिबल लोगों को इकट्ठा करके कुछ जी। कंसेंसस पैदा करें। देखिए, सेंसिबल लोग एक तरफ है ना, आज एक तरफ सेंसिबल लोग हैं अपोजिशन में। मैं अपने सवाल पे हाजिर हूँ। जी नहीं मैं जी, अबाई साहब। भाई साहब लास्ट क्वेश्चन। आपने कहा निज़ाम के अंदर कोई निज़ाम आना चाहिए, ये क्या कौमी हुकूमत पे नून लीग मुत्तफिक हो जाएगी अगर कुछ मैंने ऐसा ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। होगा? अच्छा, फिर मैंने मेरे सुना। भाई, मैं बिल्कुल निज़ाम की तब्दीली की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, निज़ाम के मैं अंदर निज़ाम की मैं तब्दीली की कर बात नहीं कर जी, रहा जी। हूँ। जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम के अलावा कोई निज़ाम नहीं चलेगा। अगर मैं आइन से मैं तो मुतमईन हूँ, अगर कोई ये समझता है कि आइन में कोई तब्दीली चाहिए, वो शिक ले आए, कौन सी शिक को तब्दील अच्छा, करना नहीं, है, नहीं, उस पर इसी बात हो निज़ाम- जाएगी। इसी निज़ाम के ये अंदर- जमहूरियत होती है। इसी निज़ाम के लेकिन अंदर रहते हुए हमें तय तब्दीली। ये करना है, देखिए इसी निज़ाम के अंदर रहते हुए अगर तब्दीली नहीं तब्दीली मेरे कौमी भाई, हुकूमत की निज़ाम सूरत में चलेगा कैसे? जी देखें, कौमी मेरी राय ज़रा आपसे मुख्तलिफ है। मौजूदा सूरत हाल में ना कौमी हुकूमत बन सकती है और बन भी गई तो चल नहीं सकती, मेरी तो राय है। नहीं, देखिए, कौमी हुकूमतें एक मखसूस मकसद के लिए बनती हैं। एक होती है कौमी नेशनल गवर्नमेंट पोलिटिकली, एक होती है यूनिटी गवर्नमेंट्स जो एक मकसद के लिए बनती हैं। अगर आपके मसाइल इतने बढ़ जाएं, आपको ऐसे फैसले करने हो जिसमें इत्तेफाक की ज़रूरत हो, तो कौमी हुकूमतें बनती हैं, दुनिया में बनी हैं। जब लोगों ने देखा कि हमारे मसाइल हद से बढ़ गए हैं, किसी एक जमात या एक हुकूमत के बस की बात नहीं रही, फिर सब मुल्क के मुफाद में इकट्ठे हुए। आज भी पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, सिर्फ सियासतदान नहीं, जो भी आज शराकत कार है, जुडिशरी भी हो, ये नैब को भी शामिल करें। आज सबसे बड़ी मुश्किल तो पाकिस्तान में नैब है, मीडिया भी शामिल हो, इंटेलिजेंस के इदारे जो सब बैठे और फैसला करें कि मुल्क चलेगा कैसे। हमें ज़रूर शामिल ठीक है, करें। ठीक है। भाई साहब बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद। शुक्रिया भाई साहब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो आज नून लीग ने वाइट पेपर जारी किए हैं उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, ब्रेक से पहले भी हमने कुछ बात की थी, नून लीग ने जो वाइट पेपर जारी किया है हुकूमती कारकर्दगी पे, एक तो ज़रा इसके सब्सटेंस से मुतालिक बता दें, जो नून लीग अपनी कारकर्दगी गिनवा रही है, फिर हुकूमत की कारकर्दगी को पॉइंट आउट कर रही है, ये कंपैरिजन कितना आपको लगता है कि जस्टिफाई है और ये रियलिटी बेस है, ये इसमें सियासत ज़्यादा है? दूसरा, इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अगर आपने इसको देखिए, witness ज़ाहिर है किया- जी सियासत के अंदर सियासतदान जो है सियासत ना करे, ये तो आप तवक्को ना रखें उनसे। जी जी लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स वैसे तो ख़ुद बोलते हैं, लेकिन उनको अगर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उनका जो मतलब अखज़ करते हैं वो भी मुख्तलिफ होता है। ये नहीं वेदर द ग्लास इज़ हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। मकसद मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं तो कहते हैं कि जी हुकूमत की ये कामयाबियाँ और ये नाकामियाँ, तो अपोजिशन वाले तो यही कहेंगे कि नाकामियाँ और सारी हमारी कामयाबी। लेकिन बाज़ बातें जो हैं अपोजिशन ने कही वो ठीक है। मसलन पिछले 2 साल में जो नेगेटिव ग्रोथ रेट है, जी तो कोई शक नहीं है ना कि था, और पहले 5.8% था। अब हुकूमत तो कहें जनाब हम तो बड़े ज़बरदस्त जा रहे थे, कोविड ने हमारी कमर तोड़ कर रख दी। तो ये इस किस्म की बातें हैं। लेकिन बाज़ चीज़ें जो हैं वो
ऐसी हैं जो नाकाबिले तरदीद है। मसलन ये अभी असल में ये जो PMLN ने ये आज किया है शहबाज शरीफ सरकर्दी में, ये रद्द अमल है इमरान खान और उनके बुजुर्ग की कारकर्दगी का जो जश्न, हुस्न करदगी का जश्न जी 3 दिन जी तक चलता रहा। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल और ऐसे है। उसमें देख के लगता था कि जनाब, मैं सोचने लग पड़ा यार कि क्या ये वही पाकिस्तान है जिसके बारे में हम बात करें रोज़? ये हुक्मरानों का एक अलग पाकिस्तान है जी जिसमें दूध की नहरें बह रही हैं और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन एक हकीकत तो है ना कि बाकी बातें तो छोड़ दें आप। आज निज़ामी साहब, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आपने देखा हो, शहबाज शरीफ साहब जब बैठे हुए थे तो बड़ा डिटेल था, सब्सटेंस भी ठीक था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब कुछ कंफर्टेबल उस तरह नहीं थे और एक इम्प्रेशन ये भी आ रहा था कि शायद वो बड़ा खुद को दबा के बैठे हुए हैं, ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं। आपने ऐसा देखा, ऐसा फील किया आपने? वो ज़बरदस्ती तो नहीं बैठे हुए थे यार, वो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हैं, उनको बैठना था, लेकिन वो ज़रा अपने आप को रेस्ट्रेन रखते हैं। उसकी वजह से अगर कोई प्रेशर हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है जो आप कह रहे हैं कि ये रेस्टोरेंट थे। लेकिन मैं ये कह रहा था कि देखें, जो बाकी बातें छोड़ दें, वो मैंने पहले भी जिक्र किया 1984 का अमेरिकी सदर रेगन का इलेक्शन में कवर करने गया था जी। वो बेचारे 80+ थे उनकी, लेकिन वो ख़ुद तो बड़ी नपी तुकली टेरो, क्या कहते हैं उनको, जो कार्ड्स होते हैं वो दे के बात करते थे। टेरो कार्ड नहीं, जो जी जी वो नोट्स लिखे होते हैं उसमें। जी 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 जी। लेकिन उनका एक स्लोगन बड़ा ज़बरदस्त था, आर यू बेटर ऑफ टुडे जी और वर यू बेटर ऑफ 4 years ago, यानी ये सेकंड टर्म थी उनकी। जी। तो आज भी जब अपोजिशन ये कहती है कि आया आपके हालात 2018 के इलेक्शन से बेहतर थे, पहले बेहतर थे, या अब जब खान साहब की हुकूमत आई है तो बेहतर है? जी। इसका जवाब जो है बड़ा सिंपल है कि डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, इकॉनमी में स्टेबिलिटी आ गई उनके मुताबिक, रिजर्व भी ठीक हो गए, स्टॉक एक्सचेंज भी उनके मुताबिक ज़ोरों में जा रहा, लेकिन नहीं जा रहा, और बहुत बातें अपनी जगह पे। लेकिन अवाम क्या चाहते हैं कि आया इस दौरान उनकी मुश्किलात कम हुई। अब कह देना कि जी चीनी माफिया, गंदम माफिया, पावर माफिया, पेट्रोल माफिया, तो भैया आप हुकूमत किस लिए कर रहे हैं? तो इसका जवाब आप नफ़ी में है कि यार कोई भी ये नहीं कहेगा कि अवाम जो है उनकी मुश्किलात में पिछले 2 साल में बिल्कुल ठीक है, इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं हुई। निज़ामी साहब ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बयानात और ये दावे और ये मुल्की मईशत की बेहतरी के इनके समरात अवाम तक कितने पहुँचे, वो आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अंदाज़ा है आपको। दूसरा सवाल निज़ामी साहब ये है कि आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वेल प्लान थी, ये लंदन पॉलिसी आई है या ये अपोजिशन की बतौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब का इसको लीड करना मामूल की कार्रवाई थी? और दूसरा, नवाज़ शरीफ साहब की सेहत को लेके, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को लेके एकदम से ये मामला फिर उठा और एक पिंडोरा बॉक्स बन गया। अब क्या कोई वाकई ये वक्ती बहस होगी या कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है कि नवाज़ शरीफ साहब को लाना है वापस? नहीं, लाने में तो कोई, देखें पहले ये थी स्ट्रेटजी कि विदाउट एनी क्या कहना चाहिए, कोई बग़ैर किसी की तौहीन किया, मैं एहतराम से जिक्र करूँगा कि उर्दू में जो मुहावरा है ना, ख़ास काम जहाँ पाक के, जी नवाज शरीफ चला गया, बैठा हुआ है, अपना कॉफ़ी पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हमारी जान तो छोड़ी हुई है ना। अब उसके बाद उनकी बेटी जो है नैब में जब पेश हुई, जी, उस वक्त कुछ लोगों का माटना खनका कि यार इन्होंने कोई गेयर बदल लिया। गेयर बदलने का मतलब है कि ज़रा स्पीड ज़्यादा होगी, पैर दबा दिया और गेयर बदल दिए जी। और अब मरियम फ्रंट फुट पे आ रही हैं, चाहे वो
ऐसा ना, और वो इतफाक़ तो नहीं था, लेकिन नैब ने खुद ही ट्रैप हो गई वहाँ नैब। जी। उसके बाद जब मियाँ नवाज शरीफ ने कुछ हदायत वगैरह जारी की, अपोजिशन को इकट्ठे करने की कोशिश की, फाल नज़र आए, एक आध कोई रिमार्क्स वैसे दिए, तो यार लोगों का माथा ठनका का यार ये तो अब बैठ के एक्टिव भी हो रहा है वहाँ से। लेकिन इसमें असल बात ये नहीं है। जी। मुझे ये नहीं समझ आई कि एक हुकूमत जिसने अभी ये अपने 2 साल पूरे करने पे बड़ा जश्न मनाया, इतना अपने आप को गैर महफूज या अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार क्यों हुई है कि एकदम इनके हाथ पाँव फैल के वो फवाद चौधरी साहब बताने लग पड़े कि जी हमें सबको पता है यार कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, अपने आप को तसल्लियाँ दे रहे हैं। शेख रशीद ने सही बात कही, उसने कहा आप वापस नहीं ला सकते। जी जी, मुश्किल है, शेख रशीद ने बात इनको की। पता है कि वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन हाँ। निज़ामी साहब, ये जो सारी बहस चल रही है इस सारे मामले के बाद, अगर दलील और मंतक पे बात की जाए, इस पे मेडिकल रिपोर्ट्स वाला जो मामला है उस पे तो हुकूमत का मुकदमा कोई इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि वज़रा में ही आपस में बहुत ज़्यादा इस पे तजाद है, विफाक और फिर सूबाई और इवन। देखना आप बहुत जी। नहीं, इसमें हकीकत भी है कि अब मसलन जो यास्मीन राशिद हैं, उन्होंने तो कह दिया कि बिल्कुल सही गई है वो। फिर इन्हें पहले ये था कि जी ये मर्ज़ी की करा रहे हैं, इन्होंने अपनी मर्ज़ी की लेबॉर्ट्री से करवाई टेस्ट। जी जी अगर उनका गड़बड़ हुई है तो फिर को बड़े अल्लाह पैमाने पे हुई है, जी। ठीक है ना। और अगर हुई है, देखें, और फिर ये हुकूमत की नालायकी है और नाअहली है कि भी आप नवाज शरीफ आपके पास है, उसके टेस्ट आप करा रहे हैं, और अगर जी। वो आपको गंजा दे के चला गया तो किस बात के आप हुक्मरान है भाई। जी। तो वो उसके अंदर जरिए यकीनन एक कोई बात इसलिए भी नहीं है कि बरतानिया और पाकिस्तान की कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। और बाय द वे, टू बी फेयर टू नैब ने साफ कह दिया कि हमने ना भेजा था उसको, ना ही हम उसको वापस ला सकते हैं। जी बिल्कुल उसी ठीक। मगन आप ही कोशिश कर लो। सवाल है कि हमारी तो ना एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, दूसरे नवाज शरीफ का बड़ा सीधा साधा स्टैंड होगा कि मुझे वहाँ वो प्रोसिक्यूट करेंगे। नैब जो है एक विच हंट है जिसको साबित करने के लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लफ कर देंगे वो। एमनेस्टी इंटरनेशनल के, ह्यूमन राइट्स वॉच वगैरह के कुछ जो रिपोर्ट्स हैं वो कर देंगे। तो कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता। वॉलंटरली है मियाँ साहब अगर खुद आ जाए तो बात और होगी, अदरवाइज़ ये नामुमकिन है। निज़ामी साहब, मियाँ साहब जो देखें 11 अगस्त के बाद जो प्रोग्राम के शुरू में आपने जिक्र किया था कि उनकी फ़ालियत और फिर ये सारी बहस, इस पे बड़ा इम्पॉर्टेंट एक पहलू है मौलाना फजलुर रहमान। अब मौलाना जो एक उन्होंने एलाइज़ किया छोटी जमातों के साथ मिलके, वो उनको साथ लेके चल रहे हैं, ये क्या कोई टोकन किस्म की मूवमेंट होगी, एहतजाज होगा, रेजिस्टेंस होगी, या इसकी वजह से मौलाना अपने आप को लाइमलाइट में रखना चाहते हैं और वो उसको वो शोहरत और वो सब मामलात तवज्जो हासिल भी कर रहे हैं, यही मकसद है, या कुछ बड़ा कुछ ये निकालने में कामयाब हो जाएंगी ये जो अलायंस है मौलाना का? जो मौखरुल ज़िक्र आपने बात कही ना, वो सही है। वो लाइमलाइट में लेना चाहते हैं, अपने डफली बजा रहे हैं। वो कोई किसी किस्म का की जो मूवमेंट, या अगर आप मूवमेंट की नाम कहें, कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई मूव जो है वो बग़ैर बड़ी सियासी जमातों के, अपोजिशन जमातें जो PMLN और PPP हैं और कोई छोटी सूबों की जमातें, ये कामयाब नहीं हो पाएगी। जी ठीक है। और ये मदरसे के जो बच्चे हैं वो आप इकट्ठे तो कर लेंगे, लेकिन उसका जो कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट कोई नहीं। आपने देखा पहले भी क्या था, आए थे, बैठे रहे, हलवा खाया, चले गए। निज़ामी साहब, पीपल्स पार्टी, हम ये देख रहे हैं आज का दिन, आज जो वो आप राउंड की बात करते हैं, आज का दिन नून लीग का था, वैसे एक बड़ा सॉलिड उन्होंने किया, लेकिन ये पीपल्स पार्टी जो अपने मामलात विफाक के साथ जो एक महाजर आई है उसकी वजह से वो भी खासी लाइमलाइट में थी। अब आप नहीं समझते ओपोजिशन की जमातों में एक बार ये भी चल रहा है कि लीडिंग ओपोजिशन का क्रेडिट हम लें, जिनमें मौलाना भी हैं, जिनमें बिलावल साहब भी हैं, जिनमें अब शहबाज शरीफ साहब भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लीडिंग ओपोजिशन भी तो कमिंग जो इलेक्शन है उसमें बड़ा उसको रोल है उसका।
मैं आपको एक बात बताऊं आपको, जी। पेशेंट गोई तो मैं उन साफ़ियों में नहीं जो करते हैं, ये APC जो है ना, देर आयत दुरुस्त आयत के मुतरदिफ होगी और ये सब जमातें उसमें शामिल होंगी। जी ठीक है। क्यों, जिसने फैसला करना है मौलाना भी ये होंगे। मेलन में, ठीक है। उसने अपना दिया दे दिया। ठीक है, ठीक है। निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत बिल्कुल हो शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब्बासी को इजाज़त दीजिए।